सो हे गाइस, टेल्स ऑफ वर्निंग आउट सीरीज के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसकी स्टार्टिंग होती है लास्ट एपिसोड के एंडिंग सीन के ही साथ में। और हम लोग देख पाते हैं अब चिन्मू को, जो कि वापस से इंपीरियल एकेडमी के अंदर आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में रेबिलियंस के बीच में फाइटें होने की वजह से वो एक शिप से हेल्प लेता है ताकि जल्द से जल्द और सेफली पहुंच जाए इंपीरियल एकेडमी में। लेकिन उस शिप के ऊपर इंसेक्ट क्वीन ने अपने इंसेक्ट की मदद से हमला कर दिया था, जिसको हाल फिलहाल में चिन्मू बचा लेता है। लेकिन वो जो इंसेक्ट क्वीन होती है अब वो अपने काफी सारे बंदों के साथ में आ चुकी थी और उसका गुस्सा इस शिप के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़ भी चुका था। वो देखती है कि एक्चुअल में इस शिप के ऊपर काफी सारे लोग हैं जो कि यहाँ से यान कांग जा रहे हैं, जिनको ले जा रहा है ये शिप, जो कि एक समय पर बैंडिट्स का शिप हुआ करता था। जिस मोमेंट पर तभी शिप का बॉस फैन युनशाओ ये कहने लग जाता है कि वैसे मैंने ये सुन रखा था कि शांची फोर्ट्रेस के अंदर 3 चीजें बहुत ही कमाल की हैं, जिनमें से एक है इंसेक्ट, दूसरी है मेडिसिन और तीसरी है वहाँ की ब्यूटीज। और मैं देखकर बता भी सकता हूँ कि हाँ, वैसे मैंने सुना तो सही था, क्योंकि सांची फोर्ट्रेस से ये जो तीनों ही चीजें कमाल की निकल के आई हैं, मैंने खुद भी सोचा नहीं था। लेकिन युनशाओ को देखकर तभी इंसेक्ट क्वीन ये कहने लग जाती है कि तुम तो दाओ सेक्टर से निकाले गए थे और जितना मैं जानती हूँ तुम तो वहाँ से निकलकर एक बैंडिट बन चुके थे और लोगों को लूटा करते थे, लेकिन फिर आकर तुमने ये वाले काम कब से करने शुरू कर दिए। जो बात सुनकर युनशाओ कहता है कि तुम्हारा आकर ये सब कुछ कहने का मतलब क्या है। इंसेक्ट क्वीन कहती है कि बात एकदम साफ है, तुम्हारा ये जो क्लाउड चेसर पायरेट शिप है वो मुझे अच्छे तरीके से नजर आ रहा है कि ये बन चुका है क्लाउड चेसर पैसेंजर शिप। अब क्या मुझे ये समझना चाहिए कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी को ही बदल दिया। जो बात सुनकर युनशाओ कहने लग जाता है कि जब समय एकदम ही शांत हुआ करता था और मैं पैसे कमाने के लिए लोगों को लूटा करता था और एक बैंडिट बन चुका था, लेकिन अब क्योंकि समय बदल चुका है और चारों तरफ ही कियोस भी मचा हुआ है, तो जितना पैसा मैं लोगों को यहाँ से वहाँ पर ले जाने में कमा लेता हूँ, उतना तो मैं बैंडिट बन के भी नहीं कमा पाता था। इसीलिए जनरल प्लीज आप मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाइए। जो बात सुनकर उस इंसेक्ट क्वीन के इंसेक्ट अब तो ट्रिगर हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग अब इस शिप को खा ही जाएंगे, क्योंकि उनकी संख्या तुरंत ही लगातार बढ़ने लगती है, जो सारे के सारे अब इस शिप को घेर भी चुके थे, जिसकी वजह से चिन्मू अपने इस वार्ड को तुरंत ही प्रिपेयर करने लगता है, क्योंकि बैटल किसी भी वक्त शुरू हो सकता था। लेकिन उसी मोमेंट पर युनशाओ कहने लग जाता है कि तुम्हारा ये जो शांची फोर्ट्रेस है, वहाँ के मास्टर्स ना जाने कितने समय से मेरा शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लोग भी मुझे आज तक ना तो कभी पकड़ सके और ना ही मेरा कुछ भी उखाड़ सके। तो जनरल, क्या अब तुम भी अपनी ताकत को आजमाना चाहती हो मेरे ऊपर कि क्या तुम मुझे पकड़ सकती हो या फिर नहीं। जो बात सुनकर इंसेक्ट जनरल अपने सभी के सभी साथियों को और अपने इंसेक्ट को वापस जाने के लिए ऑर्डर देती है। जो लोग वाकई में यहाँ से लौटने भी लगते हैं और अब इस शिप पर हमला भी नहीं करेंगे। लेकिन जब जनरल यहाँ से लौटकर वापस जा रही थी तो फिर तभी उसके एक डिसाइपल ये कहने लगती है कि जनरल, आपने ये अच्छे तरीके से देखा होगा कि उस शिप के ऊपर यानकांग के काफी सारे ऑफिशियल मर्चेंट से जा रहे थे। हमारा यही तो काम है ऐसे लोगों को पकड़ना और ऐसे लोगों को मारना। क्या आप इतनी आसानी के साथ में उन लोगों को जाने दोगी। जो बात सुनकर जनरल कहती है कि देखो, हमें यह ऑर्डर मिला था कि हमें साउथर्न फ्रंटियर की तरफ जाना है, जिसको मैं किसी भी हाल में डीले नहीं कर सकती और हम लोगों को जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचना ही होगा। बात रही ये शिप और उस पर मौजूद लोगों की, तो उनके लिए तो मेरा एक इंसेक्ट ही काफी है, जिसने अपने कुछ खुफिया इंसेक्ट को उसी शिप के ऊपर भेज दिया था ताकि वो शिप को अपना शिकार बना सके। जिस मोमेंट पर तभी फिर होलिंगर चिन्मू से ये कहने लग जाती है कि यंग मास्टर, अब तो युनशाओ का सच सभी के सामने रिवील हो चुका है कि ये बंदा तो एक्चुअल में है कि बैंडिट लीडर। जिससे कि फिर युनशाओ तुरंत ही नीचे आकर कहने लग जाता है कि तुम लोग आकर क्यों चिंता करते हो, अब मैं वैसा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अब सही रास्ते को चुन लिया है और मैं लोगों की हेल्प करता हूँ और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि मैं तुम सभी के सभी लोगों को कैपिटल एकदम सेफ्टी के साथ में पहुँचा दूंगा। लेकिन अब इतना सब कुछ हो जाने के बाद आखिर इतनी आसानी के साथ में कोई उसकी बातों पर कैसे ही यकीन करता। एक बंदा जो कि इंजर्ड हो चुका था, युनशाओ उसके पास में जाकर कहने लगता है कि तुम लोग मेरे शिप के ऊपर हो, तुम्हें बचाना और सेफली ले जाना ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब क्योंकि तुम इंजर्ड हो चुके हो तो मैं तुमसे एक भी पैसा नहीं लूंगा और वो उसके पैसे वापस लौटा देता है। लेकिन उसी मोमेंट पर उन इंसेक्ट की वजह से इस शिप का जो फायर पावर होता है उसमें अचानक से ही धमाका हो जाता है और वो अनकंट्रोल होकर चारों तरफ ही फायर को भी फैलाने लगता
है। युनशाओ के साथी तुरंत ही उसके पास में आकर कहने लगते हैं कि बॉस, हमारा जो एल्केमी फर्नेस है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है इंसेक्ट की वजह से। युनशाओ कहता है कि मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि मुझे बॉस मत बुलाया करो, मैं अब लोगों की हेल्प करता हूँ और मैं अच्छा आदमी बन चुका हूँ। लेकिन उस एल्केमी फर्नेस की जो हालत होती है वो सच में काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। युनशाओ कहता है कि उस औरत की वजह से मेरा सारा का सारा काम बिगड़ रहा है, मैं खुद मुसीबत में हूँ और मेरा शिप भी मुसीबत में है। जिस धमाके का एहसास उस जनरल को भी हो चुका था और वो समझ चुकी थी कि अब वो शिप बचने नहीं वाला है। यहाँ तक कि अब तो वो आगे निकल कर शिप के चारों तरफ भी फैलने लगती है। उस पर जो पाल बंधे हुए थे उनमें भी अब तो आग लगने लगती है, जिसकी वजह से शिप का मैकेनिज्म रुकने लगता है, जो कि उसकी रफ्तार को और भी ज्यादा धीमा कर चुका था। युनशाओ कहने लगता है कि अब हमारे पास में कोई भी रास्ता नहीं है, हमें अब इस शिप को छोड़ना ही होगा। लेकिन तभी चिनवू युनशाओ से कहता है कि वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ और इस शिप को भी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन सिचुएशन को और भी ज्यादा बिगाड़ने के लिए अब यहाँ पर लाखों की संख्या में इंसेक्ट की एक फौज आ रही थी, जिसके ऊपर इन लोगों की नजर पड़ जाती है। अब ये पहले आग को बुझाएंगे यानी इंसेक्ट से निपटेंगे। जो इंसेक्ट खतरनाक तो थे ही, साथ ही साथ अब घेर चुके होते हैं इस शिप को, जहाँ पर युनशाओ ने तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करना शुरू कर दिया था और वो लेकर आ चुका होता है एक फीनिक्स बर्ड को। जो फीनिक्स बर्ड अपने ऊपर उस शिप को रख कर काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ने लगती है, जिसके पीछे लाखों की संख्या में वो इंसेक्ट पड़े हुए होते हैं। और आखिर ये फीनिक्स बर्ड कब तक ही होल्ड कर पाएगी। युनशाओ अपने सभी साथियों से कहता है कि जल्दी से जाओ और बुलडोर चिन की मदद करो। साथ ही साथ वो चिनमू से भी कहता है कि भाई चिनमू, मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो उतनी भी ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा समय तक इस फीनिक्स बर्ड को होल्ड नहीं कर पाऊंगा और बहुत ही जल्द वो इंसेक्ट हम लोगों को पकड़ लेंगे। जहाँ पर चिनमू अपनी पूरी मेहनत के साथ में उस फर्नेस को ठीक करने में लगा हुआ था। और ऐसा तो था नहीं कि वो फर्नेस चुटकी बजाते ही ठीक हो जाएगा, उससे भी ठीक होने में समय तो लगना ही था। युनशाओ को अपनी बॉडी को फोर्स करना पड़ रहा था ये सब कुछ करने के लिए। उसके जो साथी होते हैं वो भी शिप के ऊपर से आग को बुझाने में हेल्प कर रहे थे। सभी के सभी बंदे अपने अपने कामों में लगे हुए थे और टीम वर्क की हेल्प से वाकई में अब इस शिप को काफी राहत भी मिलने लगती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज से राहत नहीं मिल रही थी, जो कि होते हैं वो इंसेक्ट। चिनवू अपनी पूरी ताकत को लगाकर उस फर्नेस को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। वही जो इंसेक्ट है वो शिप के बहुत ही ज्यादा करीब भी पहुंच चुके थे, यानी कि कुछ ही पलों के अंदर वो उसको खत्म भी कर देंगे। साथ ही साथ युनशाओ की भी एनर्जी अब काफी ज्यादा कम होने लगी थी। कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट तो शिप के ऊपर जाकर लोगों को इंजर्ड भी करने लगते हैं, जिनसे वो अपने आप को बचाकर यहाँ से वहाँ पर भागने लगते हैं। लेकिन अभी भी चिनवू का काम पूरा नहीं हुआ था। पूरे शिप के ऊपर तबाही मच चुकी थी कि अब आखिर वो लोग कैसे बच पाएंगे, क्या बच भी पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन फिर उसी मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि आखिरकार चिनवू ने फर्नेस को ठीक कर ही दिया था, जिसके अंदर चंद सेकंड में ही काफी सारा फ्यूल भी डाला जाता है, जिससे कि उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब ये मैकेनिज्म पहले की तुलना में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और वो शिप तो अब एकदम बिजली की रफ्तार से भागते हुए यहाँ से आगे निकल जाता है, जहाँ से आखिरकार उन इंसेक्ट से भी छुटकारा पा लिया गया था। आग भी बुझ चुकी थी और साथ ही साथ फर्नेस भी ठीक हो चुका था। युनशाओ कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने जिस फर्नेस को रिपेयर किया है वो तो पहले की तुलना में और ज्यादा फायर पावर को बना रहा है। वो चिनवू के पास में आता है और उससे कहने लगता है कि वैसे भाई तुमने ये चीजों को कहाँ से सीखा, क्योंकि मेरा शिप अब जिस स्पीड को अचीव कर चुका है, अगर मैं रॉबरी करने के लिए जाऊंगा तो कोई भी मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। जो बात सुनकर चिनवू उससे कहता है कि वैसे मैंने सुना था कि तुम तो सुधर चुके हो। जिसके बाद पर सभी के सभी लोग हंसने लगते हैं। अब ये शिप बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ जाता है, जो कि यानकांग की सीमाओं के अंदर एंटर भी करने वाला था। चिनवू रात में अपना कल्टीवेशन करता है, अपनी इंजरीज को हील भी करता है। और जैसे ये शिप यानकांग के बॉर्डर पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर लगे हुए सिपाही उसको देखकर ये कहते हैं कि अचानक से ये शिप यहाँ पर कहाँ से आ गया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये तो है असल में फैन युनशाओ का बैंडेड शिप, जिससे कि ये लोग युनशाओ को अपने निशाने पर ले आए थे। लेकिन युनशाओ कहता है कि चिंता क्यों करते हो, मैं तो असल में यहाँ पर यानकांग के लोगों को ही छोड़ने के लिए आया था। देखो मेरे पास में मेरा मर्चेंट गिल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है, जिसकी वजह से उसका जो शिप है अब बैंडेड शिप नहीं बल्कि क्लाउड चेसर पैसेंजर शिप के नाम से जाना जाता है। जिस शिप से अब वो सारे के सारे मर्चेंट भी नीचे उतरने लगते हैं, जिनके साथ में जब चिनवू भी नीचे जा रहा था तो फिर तभी युनशाओ चिनवू से कहने लगता है कि वैसे भाई मेरी बात को सुनो, तुम्हारा जो टैलेंट है उसके हिसाब से
मैं ये कहूँगा कि तुम्हें भी हमारे साथ में एक बैंडिट बन जाना चाहिए, इसीलिए क्यों ना तुम हमारे साथ में चलो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और भी ज्यादा पैसे कमाओ। जिसकी बात को सुन के चिन्मू कहने लगता है कि ब्रदर फैन, मैंने ये सुना था कि तुम्हारे इन्हीं तौर तरीकों की वजह से तुम्हें तुम्हारे दाओ सेक्टर से निकाल दिया गया था, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा नाम इंपीरियल एकेडमी के अंदर एक अच्छे व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ये सब कुछ छोड़ो, मैंने वैसे इस बात के बारे में सुना था कि दाओ सेक्ट के पास में एक ताइजुआन कैलकुलेशन मैनुअल नाम की चीज है, जिसके अंदर उन्होंने कॉस्मिक कैलकुलेशंस को लिख कर रखा था। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुमने उसको कभी देखा है या फिर तुम उसके बारे में जानते भी हो या फिर नहीं? जिससे कि युनशाओ चुपके से चिन्मू के कान में बताने लग जाता है कि मैं जब दाओ सेक्ट को छोड़कर जा रहा था तो मैंने वहाँ से उस टेक्स्ट बुक के एक वॉल्यूम को चुरा लिया था, और अगर तुम वो चाहते हो और उसको सीखना चाहते हो तो मैं ये चीज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। जो वो चिन्मू को देने वाला तो था, लेकिन इतनी आसानी के साथ में नहीं देगा। वो कहता है कि इस मैनुअल की वजह से बच्चों की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन जिनका टैलेंट ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का हो, केवल वही लोग दाओ से वॉर्ड को सीख सकते हैं, क्योंकि इसके 14 चैप्टर्स को अगर कोई भी मास्टरी हासिल कर लेता है तो वो इनविंसिबल बन जाएगा। तुम चाहो तो इसको सीखकर एक गॉड बन सकते हो, एक एंसेस्टर बन सकते हो, जिसको वो आखिरकार चिन्मू के हवाले भी कर देता है। चिन्मू जब उसको खोलकर देखता है तो उसे पता लगता है कि इस मैनुअल के अंदर सब कुछ उस तरीके से लिखा गया है जिसे केवल जीनियस लोग ही समझ सकते हैं, जिसको देखकर चिन्मू ये सोचे लग जाता है कि अब तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है इंपीरियल एकेडमी के अंदर और भी ज्यादा जीनियस को बनाना, जो कि अभी यहाँ से उस मैनुअल को लेकर जाने लगता है। और युनशाओ सोचता है कि कैपिटल सच में बहुत ही अच्छी जगह है। वो कहता है कि जब दुनिया में दोबारा से शांति का माहौल हो जाएगा तो मैं और मेरे साथी दोबारा से बन जाएंगे बैंडिट और लोगों को लूटेंगे, जो कि एक साफ साफ और सीधा सीधा एग्जाम्पल है कि कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती। युनशाओ तुरंत ही यहाँ से अपने शिप को लेकर जाने लगता है और ये कहता है कि ब्रदर चिन, अगर कभी भी तुम्हारा मूड बदल जाए तो याद रखना तुम्हारा एक और दोस्त है जो कि तुम्हारे बैंडिट बनने का इंतजार कर रहा है। जिसके तुरंत ही बाद वो शिप यहाँ से निकल जाता है और अब चिन्मू पहुँचने वाला होता है इंपीरियल एकेडमी में। चिन्मू जाते हुए अब सबसे पहले बीच रास्ते में देख पाता है ग्रीन ड्रैगन को, जो कि सोया हुआ था, लेकिन तभी चिन्मू इस बात पर गौर करता है कि इस ड्रैगन की जो हेल्थ है वो तो पूरी तरीके से गिर चुकी है, जो कि पहले अच्छा खासा मोटा हुआ करता था, लेकिन अब तो वो एकदम सूखड़ा सा बन चुका है। चिन्मू उसको घूर रहा था तो वो ड्रैगन कहता है कि मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? चिन्मू कहता है कि मैंने तुम पर कभी गौर नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम अब दुबले पतले हो चुके हो। वैसे क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से जाकर तुम्हें मेहनत करनी चाहिए और अपने लिए खाने को ढूंढना चाहिए? ग्रीन ड्रैगन कहता है कि हर रोज मेरे लिए लोग यहाँ पर खाना लेकर आते हैं, मुझे पीने के लिए भी देते हैं, पर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? मुझे तो यहाँ पर ही कंफर्टेबल फील होता है। जिसकी बात को सुनकर होलिंगर उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हारा केवल ये जीवन खाने और पीने के लिए ही बचा है? ग्रीन ड्रैगन कहता है कि तुम्हें यह हक किसने दे दिया कि तुम मुझे यह ज्ञान दो? तुम तो एक फॉक्स हो, तुम्हें ये कैसे पता हो सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए? जिसकी बात को सुनकर होलिंगर कहने लगती है कि यंग मास्टर, ये जो ग्रीन ड्रैगन है अब वो थोड़ा पगला सा हो चुका है, इसीलिए आपको इसको इग्नोर करना चाहिए और यहाँ से चले चलो, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। जहाँ से चिन्मू जैसे ही जाने लगता है तो वो ग्रीन ड्रैगन कहता है कि मेरे मास्टर रिजाइन करके चले गए, पता नहीं वो कहाँ पर गए हैं और मुझे भी अपने साथ में नहीं ले गए। उन्होंने मुझे जब से अकेला छोड़ा है मेरी जिंदगी तो बद से बदतर बन चुकी है। ना तो मेरी जिंदगी में अब कोई एम्बिशन बचा है कि मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ पर जाना चाहिए, कौन मेरा ख्याल रखेगा। मैं हर रोज यहाँ पर बैठकर इस गेट को गार्ड करता हूँ और हर रोज से कि बुल आता है जो कि मुझे बुली भी करता है। ऐसी जिंदगी का आखिर क्या ही फायदा, मुझे तो मर जाना चाहिए। जो कि रोते हुए अपने आंसुओं को बहा रहा था। जो बात सुनकर तभी चिन्मू कहने लगता है कि यानी कि तुम असल में ग्रैंड मास्टर के पेट हुआ करते थे, जिसका मतलब है कि हम दोनों ही सेम सेक्टर से आते हैं और अब मैं बन चुका हूँ ग्रेट हेविली डीमन सेक्टर का नया लीडर। जो बात सुनकर ग्रीन ड्रैगन चिन्मू के पास में आता है और कहने लगता है कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं आखिर इस बात पर कैसे यकीन कर सकता हूँ कि तुम ग्रेट हेविली डीमन सेक्टर के नए लीडर हो। कुछ समय पहले तुमने मुझे पैरालाइज किया था और अभी तक हमारा वो मसला सॉल्व नहीं हुआ है। जो बात सुनते ही होलिंगर उस ड्रैगन के सामने आती है और ये कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे यंग मास्टर को उस बुल के साथ में जाके भिड़ना पड़ा था, जिसकी वजह से हम लोगों की भी हालत खराब हो गई थी। चिन्मू कहता है कि मेरे ख्याल से अब मुझे उसी बुल को ही यहाँ पर बुलाना चाहिए। और चिन्मू के हाथ में जैसे ये ड्रैगन देखता है वो पैरालाइज करने वाली बोतल को, तो वो देख कर कहता है कि क्या तुम मुझे दोबारा से पैरालाइज करना चाहते हो? जहाँ से अब चिन्मू
हुलिंगर को लेकर आगे बढ़ रहा था। और जब चिन्मू दरवाजे से अंदर एंटर कर जाता है तो वो जो ड्रैगन होता है वो उसका पीछा छुप छुप कर करने लगता है, जिसके बारे में हुलिंगर चिन्मू को बताती है और ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो ड्रैगन धीरे धीरे करके उसका पीछा कर रहा था, लेकिन तुरंत ही चिन्मू यहाँ से गायब हो जाता है। तो ड्रैगन उस आइस वॉल को भी पार करते हुए अब फाइनली एंटर करने वाला था अकेडमी के अंदर, जो कि चिन्मू की बॉडी स्मेल को लेते हुए उसको सेंस करने की कोशिश करने लगता है कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा था, जिसको देखकर तभी चिन्मू कहने लगता है कि तुम आखिर मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। ड्रैगन कहता है कि तुमने मुझे पैरालाइज किया था, इसी वजह से अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे खाने पीने का इंतजाम करो। चिन्मू कहता है कि अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे कहा था कि कोई न कोई तुम्हारे लिए हर रोज खाना लेकर आता है, फिर अब आकर तुम मुझसे हेल्प क्यों लेना चाहते हो। ड्रैगन कहता है कि जब से मेरे मास्टर यहाँ से गए हैं किसी को भी मेरी कोई भी परवाह नहीं रहती, सभी के सभी लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। मुझे कुछ भी ना खाए हुए करीबन 1 महीना हो चुका है। सभी को ऐसा लगता है कि मैं एक स्टोन स्टैचू हूँ, इसलिए अब कोई भी मुझे खाना नहीं देता। और अब ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद ही लोगों से खाना मांगने के लिए जाऊँ। साथ ही साथ वो जो मास्टर बादशाह का बुल है वो भी मुझे हर रोज ही बहुत ही ज्यादा परेशान करता है। तुम खुद से ये सोचो कि मेरी हालत कैसी होती होगी। चिन्मू अब अपनी डॉर्मिटरी में वापस आ चुका था और वो कहने लगता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दूंगा। मेरे पास में थोड़ी सेविंग है जिससे कि हम सभी का काम चल जाएगा। जो बात सुनकर वो ड्रैगन तो तड़पने लगता है कि चलो कम से कम कुछ तो खाने को मिलेगा। चिन्मू कहता है कि ठीक है, मुझे बताओ जरा कि तुम क्या खाना चाहते हो। ड्रैगन कहता है कि मैं हर रोज ही सिर्फ और सिर्फ जेड ड्रैगन लेक का ही पानी पीता हूँ, जिसके साथ में मुझे हर रोज ही स्कारलेट फायर स्पिरिट पिल्स की जरूरत होती है। जो बात सुनकर तो चिन्मू भी शौक रह जाता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। इतना खाना पीना देने में तो उसकी हालत खराब हो जाएगी, उसकी पूरी सेविंग्स ही खत्म हो जाएंगे। जो बात सुनकर वो ड्रैगन कहने लगता है कि ठीक है, अब मुझे आधा ही दे सकते हो। वो चिन्मू से रिक्वेस्ट करने लगता है कि कम से कम मुझे कुछ तो खाने को दे दो, जिससे कि चिन्मू से कहता है कि चिंता मत करो, मैं खुद से ही पिल्स को रिफाइन कर सकता हूँ, जो कि पैसे को बचाने में हेल्प करेगा और तुम्हारा भी पेट भरा रहेगा। जिसे चिन्मू ने तुरंत ही एक छोटी सी पिल को दे दिया था खाने के लिए। चिन्मू उसको अगली पिल देने से पहले कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प फ्री में तो नहीं करूंगा। ड्रैगन कहता है कि तुमने मुझे पैरालाइज किया था और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम लोग अब सेम सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और तुम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम तो हमारे सेक्टर के लीडर हो। मुझे तुम्हारे एंसेस्टर ने ही पाला था, इसी वजह से अब मेरी पूरी की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी होगी। चिन्मू कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें हर रोज ही अपनी प्रीशियस सलाइवा को मुझे देना होगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा बिल्कुल भी खर्चा नहीं उठाऊंगा। ड्रैगन सोचता है कि मेरे शरीर की हालत तो ऐसी है, फिर आकर वो प्रीशियस सलाइवा कैसे ही निकलेगी। हुलिंगर कहने लगती है कि वो तुम्हारी बॉडी के अंदर बनती है, तुम्हें किसी भी हाल में उसको निकालना ही पड़ेगा। ग्रीन ड्रैगन कहता है कि ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उससे बुल को भी तो लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद ही उसको अपने हाथों से पीटना चाहता हूँ। उसने मेरी जितनी बेइज्जती की है मैं बदला लेना चाहता हूँ। जिसकी बात को सुनकर चिन्मू कहता है कि अब तो तुमको ज्यादा ही मुंह खोलने लगे हो, अपनी हद में रहो, वरना जितना खाना मिल रहा है उससे भी आधा मिलेगा। जिसके बाद फिर हम लोगों को अगले ही सीन के अंदर अब नजारा दिखाया जाता है ड्रैगन लेक का, जहाँ पर ग्रीन ड्रैगन, चिन्मू और हुलिंगर पहुँच जाते हैं। जिस लेक के बारे में तो हम लोग जानते ही है कि उसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी ज्यादा होती है, जिसके अंदर से वो ड्रैगन स्पिरिचुअल एनर्जी को ज्यादा सोख रहा था और पानी को कम पी रहा था। और थोड़े ही समय के अंदर उसकी जो बॉडी है वो दोबारा से शेप में आ जाती है, और थोड़े समय पहले उसकी जो हेल्थ थी उसके मुकाबले अब वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था। हुलिंगर कहती है कि सच में ये तो बहुत ही बड़ा है, इसी वजह से ये इतना ज्यादा खाना भी खाता है। हुलिंगर कहती है कि आज के बाद से मैं तुम्हें बिग ड्रैगन कह के बुलाऊंगी, क्योंकि यहाँ के पानी की वजह से तुम्हारी जो पावर रैंक है वो उससे बुल के भी मुकाबले ज्यादा हो चुकी है। ड्रैगन कहता है कि यंग मास्टर सिस्टर हुलिंगर, मैं तो अभी भी भूखा हूँ, अगर थोड़ा सा और भी कुछ मिल जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। चिन्मू कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें यहाँ से मेडिसिन को बनाने के लिए ले चलता हूँ। जिसके तुरंत ही बाद अब ये तीनों के तीनों यहाँ से पहुँच जाते हैं मेडिसिन पवेलियन में, और चिन्मू ने उस ड्रैगन के लिए काफी सारा खाना भी लाकर रख दिया था, जिससे वो खुश होकर चिन्मू से कहने लग जाता है कि आज के बाद से आप जो भी मुझसे कहोगे मैं आपको ही फॉलो करूंगा, बस मुझसे एक बार कह देना, क्योंकि मैं तो अब आपका गुलाम बन चुका हूँ। जो खाना खाते हुए उसके मुंह से तभी सलाइवा भी निकलने लगती है, जिसको तुरंत ही हुलिंगर कलेक्ट कर लेती है। ड्रैगन कह रहा था कि मैं फाइटिंग में भी अच्छा हूँ, आप जिससे चाहो मुझे लड़वा सकते हो। हुलिंगर कहती है कि तुम उस बुल को तो हरा नहीं पाए और बातें करते हो लड़ाई करने की। चिन्मू अब
वो सलाइवा को लेकर एक स्वान के पैर पर डाल देता है जो कि टूट चुका था, जिसकी सिर्फ और सिर्फ एक बूंद के डलते ही वो पूरा का पूरा पैर ही ठीक हो जाता है। जो नजारा देखकर जितने भी मेडिकल हॉल के मास्टर्स होते हैं वो तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उस डिसाइपल को डांटने लग जाते हैं जिसने उस स्वान के पैर को तोड़ दिया था, जिसको सारे के सारे डिसाइपल रोकने लगते हैं कि मास्टर प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन तभी फिर चिन्मू उन मास्टर से ये कहने लग जाता है कि वैसे आप लोग मुझे इस छोटी सी बोतल सलाइवा के लिए कितना दोगे, जिसके बदले में उसको एक्चुअल में काफी सारा पैसा भी मिल चुका था, जिससे कि आराम से इन लोगों का महीने भर का खर्चा तो चल ही जाएगा। वुलिंगर कहती है कि यंग मास्टर ये तो रॉबरी करने से भी ज्यादा बेहतर है। जिसके बाद फिर अरीना के अंदर जब पहुंचता है ये बिग ड्रैगन तो वो रास्ते में से सारे के सारे बंदों को ही हटाते जा रहा था और ये कह रहा था कि यंग मास्टर आ रहे हैं, जिसको देखकर तो कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है कि क्या वाकई में ये ड्रैगन जिंदा था। चिन्मू के आते ही वो ड्रैगन कहने लगता है कि ये बेवकूफ लोग आपके रास्ते को रोक रहे थे लेकिन अब कोई भी ऐसा नहीं करेगा। चिन्मू उसको समझाता है कि इतना भी नहीं करना था, कम से कम लोगों को मारो तो मत, अब दोबारा से कभी भी ऐसा मत करना वरना तुम्हारी भी हालत खराब हो जाएगी। जिसके लिए चिन्मू तुरंत ही सभी के सभी सीनियर और जूनियर से माफी भी मांगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि एक ही पिलर के ऊपर एक काफी ज्यादा तगड़े लेवल की फाइट चल रही थी, जहाँ पर एक्चुअल में होती है सेवेंथ प्रिंसेस और वो अपने सभी के सभी कम्पिटिटर्स को धूल चटा देती है। और उसने जैसे ही देखा होता है चिन्मू को वो तो एकदम बावली सी हो जाती है। चिन्मू कहने लगता है कि प्रिंसेस ट्रेनिंग से लौटने के बाद क्या यहाँ की डीमन बन चुकी हो, क्योंकि वो जिस तरीके से यहाँ के लोगों की हालत खराब कर रही थी वैसा तो किसी ने भी नहीं किया था। प्रिंसेस चिन्मू के पास में आकर कहती है कि तुम आखिर इतने दिनों से कहाँ पर थे, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो तो पब्लिक प्लेस में है इसीलिए उसको आराम से बातें करनी चाहिए। तो कहती है कि मास्टर बाशान और मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। चिन्मू कहता है कि मैं भी तुमसे काफी दिनों बाद मिल रहा हूँ लेकिन तुम्हारी जो स्किल्स हैं वो काफी कमाल की हो चुकी है। प्रिंसेस कहती है कि लेकिन हर्डिंग बॉय अब तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर एक्चुअल में ग्रैंड मास्टर की जो पोजीशन है वो मिल चुकी है गुली नुआन को। प्रिंसेस कहने लगती है कि यहाँ तक कि उन्होंने तुम्हारे बारे में मास्टर लिंगुन से भी पूछा था, लेकिन फिर तभी इन दोनों के बीच में वहाँ पर आ जाता है सेकंड प्रिंस, जो कि चिन्मू से यह कहने लगता है कि वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें मास्टर गुली नुआन की शाबाउस से वार्ड को लौटा देना चाहिए। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी उनके साथ में एक मीटिंग को भी अरेंज कर सकता हूँ जिससे कि तुम्हारे और उनके बीच का मसला सॉल्व हो जाए, वरना तुम्हें जानते ही हो कि वो तुम्हारे लिए चीजों को कितना ज्यादा डिफिकल्ट बना देंगे। चिन्मू कहने लगता है कि वैसे अगर मैं आपको अपने डाजू के रूल्स के बारे में बताऊं तो वहाँ पर ऐसा होता है कि जो चीज आपने कमाई है, आपने अपनी ताकत से प्राप्त की है, उसको कभी भी लौटाया नहीं जाता। वैसे मैं अगर बात करूँ कि गुली नुआन आपके मास्टर बन चुके हैं तो हो सकता है कि वो आपके लिए चीजों को और भी ज्यादा मुश्किल बना दे। सेकंड प्रिंस कहते हैं कि मैं तो यहाँ से ऑलरेडी जाने वाला हूँ, क्योंकि रिबिलियंस का खतरा बढ़ चुका है और मुझे बैटल को लड़ने के लिए जाना होगा। इसी वजह से तभी वो सेवेंथ प्रिंसेस से ये कहने लग जाते हैं कि अभी हमारी ये जो अकेडमी है उसमें तुमने काफी कुछ सीख लिया, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ में बॉर्डर पर चलो जहाँ पर रियल वाली फाइट को लड़ो। प्रिंसेस कहने लगती है कि जब मेरा मन होगा मैं बेशक आपको ढूंढते हुए आपके पास में आ जाऊंगी, लेकिन इस समय पर मैं मास्टर बादशाह के अंडर में रहकर और भी ट्रेनिंग को करना चाहती हूँ। चिन्मू भी कहता है कि सेकंड प्रिंस आप चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर हूँ, जिससे कि प्रिंस के मन में आता है कि तुम यहाँ पर हो, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है। जिसके बाद अब चिन्मू वापस से अपनी डॉर्मिटरी में जा रहा था, लेकिन उसके पीछे से तभी कुछ डार्क और इविल के जैसा दिखाई देने वाला फॉग आने लगता है, जिसके बारे में चिन्मू समझ चुका था, जहाँ पर अब तुरंत ही अचानक से ही काफी सारी चेन्स आ जाती है, जिसके बीच में चिन्मू कैद हो चुका था और उसके पीछे से अब तभी आ जाता है मास्टर गुली नुआन। लेकिन अब क्योंकि गुली नुआन का औहदा बढ़ चुका था तो चिन्मू बेशक उसको ग्रीट भी करता है, लेकिन गुली नुआन चिन्मू से कहता है कि तुमने मुझे फंसाया था और मेरी शाओबोस से वार्ड को मुझसे छीन लिया था। क्या तुमने कभी भी इसके बारे में सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा जब तुम मेरे हाथों में आ जाओगे? मास्टर के पास में वाकई में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की पावर होती है, जो कि एक बीस्ट था जिसकी मदद से वो चिन्मू पर हमला करवा रहा था। लेकिन उसके अटैक को डॉज करते हुए चिन्मू मास्टर के पीछे पहुंच जाता है और ये कहने लगता है कि वैसे मैं एकेडमी के अंदर एम्पर की इजाजत से आया था और साथ ही साथ मैंने डुवेजर का भी इलाज किया था, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुमने मेरे साथ में कुछ भी करने की कोशिश की तो एम्पर तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देंगे? लेकिन फिर उसी मोमेंट पर तभी चेन्स को तोड़ते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं मास्टर बादशाह के ब्लेड्स, और एक्चुअली में वहाँ पर मास्टर बादशाह भी पहुँच जाते हैं, जो कि ये कहने लगते हैं कि गुली नुआन तुम एक्चुअली में डिवाइन ब्रिज रियल में होने के बाद भी एक ऐसे
ऐसे बच्चे पर हमला कर रहे हो जो कि खुद भी 5 एलिमेंट रियल्म के अंदर है। एम्परर को तो इस मसले में आना भी नहीं पड़ेगा, उससे ही पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो बात सुनकर गुल इनुआन कहने लगता है कि यानी कि अब बादशाह मेरे सामने खड़ा होना चाहता है, वो भी इस गद्दार बच्चे के लिए। बादशाह कहते हैं कि गुल इनुआन, हम लोगों ने एक दूसरे को 200 सालों से नहीं देखा था और तुम्हारी ये जो सोल एन्चेंटमेंट टेक्निक है अब वो काफी पुरानी हो चुकी है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझसे आगे हो तो आ जाओ और मेरी ताकत को आजमा लो। जिससे कि अब ये दोनों के दोनों यहाँ से दूसरी जगह पे चले जाते हैं फाइट करने के लिए। जिन दोनों के बीच में वाकई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट भी होती है, लेकिन गुल इनुआन को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि वो मास्टर बादशाह क्या चीज है। मास्टर बादशाह ने अपने ब्लेड से एक इतना ज्यादा खतरनाक हमला किया होता है कि गुल इनुआन का बीस्ट तो तुरंत ही खत्म हो चुका था। गुल इनुआन कहने लगता है कि डाउजू के आउटकास्ट के लिए तुमने मुझ पर हमला किया है, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा। जो बात सुनकर मास्टर बादशाह कहते हैं कि वो चाहे कोई भी हो लेकिन पहले वो मेरा जूनियर है। जिसके फिर जस्ट अगले ही सीन में हम चिन्मो को देख पाते हैं जो कि जैसे ही अपनी डॉर्मिटरी का गेट खोलता है उसके अंदर ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद होते हैं नेशनल मास्टर, जिनको देखकर ग्रीन ड्रैगन और होलिंगर दोनों ही डर जाते हैं। नेशनल मास्टर कहने लग जाते हैं कि मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि ग्रेट हेवनली डीमन सेक्ट का जो सेक्ट लीडर होगा वो हमारी ही इंपीरियल एकेडमी का कोई डिवाइन डॉक्टर बनेगा। जो बात सुनकर चिन्मो कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि आप इस मैटर के बारे में बात करने के लिए तो नहीं आए होंगे। मिस्टर मास्टर कहते हैं कि क्या तुम मुझे यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुए। चिन्मो कहने लगता है कि मेरे सेक्ट के अंदर हर एक तरीके के लोग पाए जाते हैं और ये तो नेचुरल है कि हर एक सेक्ट के अंदर कुछ न कुछ तो अपर रैंक के लोग होते ही होंगे। मिस्टर मास्टर कहते हैं कि लेकिन मुझे तुम्हारे सर पर बिल्कुल भी चिंता नजर नहीं आ रही है। क्या तुम्हें ये भी डर नहीं है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिनका चिन्मो मुस्कुराकर जवाब देता है कि अगर आप मुझे मारना चाहो तो मुझे पैनिक करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। मेरे बचने के 0% चांसेस है, लेकिन अगर आप मुझे ना मारो तो मेरा जो हेवनली डीमन सेक्ट है वो कभी भी रेबेल नहीं बनेगा। लेकिन अगर मुझे कुछ भी हुआ तो डेफिनेटली मेरा सेक्ट रिबिलियन बन जाएगा। जिसकी आगे की स्टोरी को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।